मैं सहायकाचार्य हबीब खान, हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट की कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस आपको लिखवा दिया गया है और उसमें पहला पाठ है ढोला मारूरा दुआ। इसके संबंध में इनके पद पढ़ने के पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके साथ साझा की जाए ताकि विषय आपके समझ में आए। तो ढोला मारू दुआ राजस्थान के प्रसिद्ध लोक काव्य के अंतर्गत आता है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय रही है, क्योंकि ये काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग और वियोग के मधुर और मर्यादित चित्र अंकित है। ढोला मारू की कथा लोक कथा है या प्रेम ख्यान काव्य, इसको पहले हम समझ लेते हैं। प्रेम ख्यान काव्य के अंतर्गत वो काव्य आते हैं जिसमें नायक नायिका को प्राप्त करने के लिए विवाह से पूर्व अनेक संकटों का सामना करते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रेम ख्यान काव्य सूफी संतों के काव्य की परंपरा से प्रारंभ हुआ। इसके पहले भी कई प्रेम कहानियों को लेकर के जो काव्य लिखे गए वो प्रेम ख्यान काव्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चूंकि ढोला और मारूरा दुआ मारवणी के विवाह उपरांत अपने प्रियतम के विरह के लिए भेजे गए संदेश और उसकी कथा पर आधारित है, इसलिए विवाह के बाद जो प्रेम संबंध है या जो प्रेमालाप होता है वो दाम्पत्य या ग्रस्त की श्रेणी में आता है। प्रेम ख्यान काव्य के अंतर्गत उसको हम नहीं मान सकते। तो निश्चित रूप से ये लोक काव्य है। लेखक के संबंध में काफी विवाद खड़ा हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि ढोला मारूरा दुआ से संबंधित जो भी रचनाएं मिली है उनमें 4 प्रकार की रचनाएं हमें प्राप्त होती है। एक रचना है जिसमें केवल दोये हैं। दूसरी रचना में दोये और कुशल लाभ की चौपाइयां हैं। तीसरी रचना में दुये भी है और गद्य वार्ता भी है। और चौथी उसमें दुये भी है, गद्य वार्ता भी है और कुशल लाभ की चौपाइयां भी। इन चारों पुस्तकों या को देख करके ऐसा लगता है कि कौन सी पुस्तक को सही माना जाए, इसलिए सूर्यकर्ण पारिक और नरोत्तम स्वामी और राम सिंह जी ने इन दोनों का संपादन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कुशल लाभ इन दोनों के रचयिता हैं। कुछ कवि ये भी कहते हैं, परशुराम चतुर्वेदी जो हिंदी आलोचना के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनका कहना है कि कलोल कवि इसके रचयिता है, जिसमें मोतीलाल जी मेनारिया और नारायण सिंह जी का भी यही मत है कि ये कलोल कवि ने लिखा था। रचना काल पर यदि विचार किया जाए, चूंकि इनका लेखक जब विवादित हो गया है तो इनका रचना काल भी निश्चित रूप से विवादित हो गया है। संवत 1500 के आसपास की ये रचना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ऐसा विचार व्यक्त किए हैं। संवाद शैली और भाषा के स्तर पर यदि इस बात को परखा जाए तो 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का समय इनका रचना काल का ठहरता है, ऐसा मानना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चूंकि प्रेम कथा को लेकर के लिखा गया और प्रेम कथाएं
सूफी कवियों का इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो कुछ विद्वान, जिनमें डॉक्टर माहेश्वरी भी आते हैं, उनका कहना है कि ये 16वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। हेमचंद्र जो प्राकृत व्याकरण के लेखक हैं, उनने ढोला शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ नायक से संबंधित है। ढोला नाम नायक का क्यों पड़ा? लोकगाथा में नायक की सुप्रसिद्धि के कारण से नायक को शायद ढोला की संज्ञा दे दी गई। और इस बात पर यदि विचार किया जाए इसके रचना काल पर, तो राजा नल का समय 950 से 1000 विक्रम संवत के आसपास ठहरता है। तो ढोला की जो कथा है लगभग 1000 वर्ष पुरानी कथा है। 1561 ईस्वी के आसपास जैन कवि कुशल लाभ ने प्रचलित दुओं में लिखित कथा को संकलित किया और चौपाइयों की रचना की। नरोत्तम स्वामी और उनके मित्रों ने प्राचीन दोहों का सुंदर संपादन कर विद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ ढोला मारूरा दुआ के नाम से काशीनी नागरी प्रचारणी सभा से इन दोहों को प्रकाशित करवाया। लिखित प्रमाण के रूप में यदि हम बात करें तो राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ मूणोत नैणशिरी ख्यात, जिसमें ढोला को नरवर देश का राजा का पुत्र और मारवणी का पति बताया गया है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ढोला की कथा इतिहास सम्मत है और इतिहास से मेल खाती है। भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो डिंगल और राजस्थानी है। कहीं ब्रिज और गुजराती का पुट भी इनमें मिल जाता है। इनके अलावा यदि हम इनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं उन पर यदि विचार करें तो लोक गाथा है। रचयिता का अज्ञात होना भी इसकी एक विशेषता हो सकती है। मौखिक प्रवृत्ति लोक कथाएं जब तक मौखिक रहती है तब तक वो विकास पाती रहती है और लिपिबद्ध हो जाने के बाद में उसका लगभग अंत हो जाता है, क्योंकि वो लिखित मुद्रण की श्रेणी के अंदर आ जाती है, जिसमें फिर परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं रहती। संदिग्ध ऐतिहासिकता के बारे में यदि हम विचार करें तो नरवरगढ़ देश और पुंगल भले ही इतिहास से मेल खाए, परंतु बाकी कथा अप्रमाणिक और काल्पनिक का ज्यादा पुट है। स्थानीय शब्दों की इसमें प्रचुरता है। लोक कथा जिस स्थान से संबंधित है वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पशु पक्षी और ऋतुओं का चित्रण इस साहित्य में है। संगीत और नृत्य का साचर्य, ढोल सितार के साथ लयात्मकता इस कथा को गाया जा सकता है। उल्लास के क्षणों में लोक कथाओं को गाने का प्रचलन राजस्थान में रहा है और ढाडी इस कथा को बड़ी लयात्मकता के साथ गा सकते हैं। कथानक पर हम बाद में विचार करेंगे। इसमें उपदेश शैली का अभाव है, टेक पदों की पुनरावृत्ति है, अलंकृत शैली के अंदर नहीं करके सीधी एक वीरणी की भावनाओं को उकेरा गया है। लोक जीवन का इसमें चित्रण है, लोकमानस की चाह है, मन के कोमल भावों का इसमें चित्रण है। स्थानीय शब्दों की प्रचुरता है। दोहा और सेठ सोटा शैली के अंदर इसको लिखा गया है। संदेश भेजने का जो सिलसिला मारवणी का है, उनके पदों में मारवणी का जो वीर्य उजागर हुआ है, उसमें वह पथिकों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचा रही है ढोला तक। ऐसे ऐसे पद हैं जिनसे
पति के मन में उसकी दयनीय स्थिति के बारे में दया उत्पन्न हो और वो उसे लेने के लिए आ जाए। कुछ पद ऐसे भी हैं जो मध्यकाल के राजाओं के बारे में जो धारणाएं थी कि उनके बड़े बड़े औरतों के भरे हरम होते थे, तो औरत मध्यकाल में एक विलासिता की वस्तु रही है। यौवन का लालच देकर के भी मारवाड़ी ढोला को अपने पास बुलाने के संदेश भेजती है। कुछ पद ऐसे भी हैं जब वीर की उच्चतम सीमा पर वीर पहुंच जाने पर वो खुद भी ढोला के पास घोड़े पर चढ़ करके जाने की बात कह रही है। और कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें प्रीतम को संदेश मिलने पर भी नहीं आने पर अपनी मृत्यु की संभावना बताकर प्रीतम को डराने की कोशिश कर रही है। शायद प्रीतम के मन में अपनी प्रीतमा से मिलने की भावना उमड़ पड़े और शायद वो लौट आए। इस प्रकार की बातें इनके पदों के अंदर मारवाड़ी के वीर के अंतर्गत इस कथा के अंतर्गत कही गई है। आपको पता है कि हर काल विशेष में संदेश भेजने के माध्यम अलग अलग रहे। आपने देखा होगा कि गुप्त काल में संदेश कबूतरों के माध्यम से भेजे जाते थे। पृथ्वीराज चौहान 11वीं शताब्दी के आसपास सुक और सुकी की जो कथा है उनके जरिए भी भेजे जाते थे। हीरामन तोता जो पद्मावती के पास में संदेश राजा रतन सेन के दरबार में था। मध्यकाल के भारत में दूत का जो सिलसिला चला रहा, संदेशवाक, ये उस समय की बात है जब पथिकों के जरिए समाचार भेजे जाते थे। संदेशवाक समाचार ले जाते थे। फिर एक जमाना आया जब डाक, तार, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, राजदूत, राजप्रतिनिधि और पता नहीं कितने साधन हैं जिनके जरिए से आज समाचार पहुंच रहा है। कथा पर यदि हम विचार करें और इसके पहले यदि हम ये बात करें कि इनके जो लेखक थे वो थे कौन। कुशलाभ जैसलमेर के उस समय के जो राजा थे, युवराज हरराज सिंह के राजगुरु थे। इस अर्थ में उन्हें राज्याश्रित कवि भी कहा जा सकता है। उनका रचनाकाल 1617 के आसपास माना जाता है। जैन साधुओं की चर्या के अनुसार उन्होंने अनेक प्रदेशों की यात्रा की थी, परंतु जैसलमेर से उनको विशेष लगाव रहा। प्रकृति का चित्रण और समाज का चित्रण कुशलाभ की रचनाओं में उभर करके आया है। ऐतिहासिकता को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसमें दो एक घटते बढ़ते रहे। लेकिन प्रेमीजन की भावना को व्यक्त करना इस काव्य का प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। पता नहीं कितने वीरे के माध्यम कवियों ने गढ़ रखे हैं। कृष्ण की गोपियां वीर प्रेमी बिच्छों की दुर्दशा के जो समाचार कृष्ण के पास से भेजती थी, शायद वो वापिस नहीं आते थे। ढोला का भेजा गया समाचार भी जब पथिक उन तक नहीं पहुंचा पाता तो ढाडियों के माध्यम से वहां तक समाचार पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अनेक बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। मारवाड़ी का जो वीर है वो एक ग्रस्तनी का वीर है और उस वीर में क्या क्या बातें वो कहती है, इस पर हम विस्तृत चर्चा उनके पदों के माध्यम से अगले जो चैप्टर होगा, अगला जो अपना पाठ होगा उसमें हम करेंगे। प्रेम का जो मनोरम दृश्य इस कथा के अंतर्गत किया है, जिसमें मारवाड़ी के संदेश है, वीर का वर्णन है, प्रकृति का भी सजीव चित्रण है,
राजस्थान के पशु, ऊंट, बाड़ू की जो रेत की जो जमीन है उसका और उसकी पैदावार का भी स्थानोचित वर्णन किया गया है। यदि इसके संपादन पर हम विचार करें तो दुर्लभ जो शब्द था वो दुल्हे, दूल्हा और फिर डोला बन गया। तो डोला की जो कथा है वो प्रेमी के रूप के अंदर विख्यात है। शायद प्रेमीजन की भावना को व्यक्त करना इसीलिए इस साहित्य का या इस काव्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। डोला की जो कथा है उस पर यदि हम विचार करें तो संक्षिप्त में मैं आपको कथा बता देता हूँ कि मारवाड़ी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी और वह बचपन में बहुत सुंदर थी। और इधर नरवरगढ़ देश के राजा नल की रानी ने दमयंती, जिसका नाम था रानी का, सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम साले कुंवर, परंतु प्यार से उसे डोला कहा गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्कराज की मनौती मांगी थी, परंतु पुत्र प्राप्ति पर वो पुष्कराज गया। वहाँ राजा पिंगल पहले से ही था। दमयंती को मारवाणी अच्छी लगी, उसने मारवाणी को डोला के लिए मांग लिया। राजा पिंगल ने भी प्रसन्नतापूर्वक संबंध को मान लिया और स्वर्ण के थाल में बिठाकर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह कर दिया। ये बचपन का विवाह है। कुछ समय पश्चात सुकाल होने पर राजा पिंगल चला गया। पिंगल अपने देश पुंगल चला गया और नल है वो नरवरगढ़ देश आ गया। डोला 16 वर्ष का हो गया, परंतु शेष अवस्था में हुए उस विवाह का उसे ज्ञान नहीं था। राजा नल का भी आदेश था कि डोला को प्रथम विवाह की बात नहीं बताई जाए। समय आने पर डोला का विवाह मालवा देश के राजा की कन्या से मालवणी के साथ कर दिया गया। मालवणी भी बहुत सुंदर थी। अपने रूप यौवन से डोला को उसने अपने वश में कर लिया। एक दिन मालवणी अपनी सास के चरण स्पर्श करने गई। मालवणी का गर्व उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उसका मान भंग करने के लिए डोला के प्रथम विवाह की चर्चा उससे कर दी। मालवणी को पहली बार पता लगा कि उसके एक सोत भी है। मालवणी को चिंता हो गई कि कभी भी वो डोला की पहली पत्नी आ सकती है, तब उसका मान नष्ट हो जाएगा। एक दिन डोला को प्रसन्न कर उसने चारों रास्तों पर कब्जा कर लिया। उन चारों रास्तों पर उसने आदमी रख दिए कि पुंगल से आने वाला किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा जाए। इसी समय एक अश्व विक्रेता नरवरगढ़ देश आया और अपना व्यापार कर वापस पुंगल गया। वहां जाकर उसने बताया कि डोला ने मारवाणी से विवाह कर लिया है। ये सुनकर मारवाणी वीर्यग्रस्त हो गई। राजा पिंगल को भी सुनकर बड़ी चिंता हुई। संदेश भेजना संभव नहीं था। अंत में ये काम ढाडियों को सौंपा। इस प्रकार के मार्गरक्षकों को प्रसन्न कर नरवरगढ़ देश पहुंचे और डोला के भवन के नीचे रात्रि में मारवाणी के वीर्य के गीत गाते रहे। डोला सुनकर काफी प्रभावित हुआ और उसे अपने पास बुलाया। मारवाणी की अनुपस्थिति में सारा वृतांत सुनाया। ये सुनकर डोला पुंगल जाने के लिए तैयार हो गया और मालवणी ने अनेक प्रकार के रोकने की कोशिश की, परंतु वह डोला नहीं माना। पुंगल पहुंचने पर डोला का भारी स्वागत हुआ। कुछ दिन रहने के उपरांत डोला मारवाणी सहित अपने देश में लौटने लगा। मार्ग में एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे कि पीवना श्याप सूंघ गया। डोला मारवाणी की चिता जलाई रहा था कि शिव पार्वती योगिन के रूप धारण करके उपस्थित हो गए। योगिन के आग्रह पर योगी ने मारवाणी को पुनः जीवित कर दिया। रास्ते में उमरा सुमरा भी उनको काफी परेशान किया। ये मारवाणी से विवाह करना चाहते थे, परंतु एक गायिका के संकेत से मारवाणी समझ करके ऊंट पर सवार होकर भाग निकले और ये नरवरगढ़ देश पहुंच गए। डोला पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहने लगा। ये इसकी कथा का संक्षिप्त रूप है। ये उस समय की बात है जब डोला मारवाणी, आपके पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर वो बातें हैं जब डोला विवाह करके मारवाणी के साथ में रह गया और डोला को इस बात का पता नहीं था कि मारवाणी के साथ उसका विवाह बचपन में हो गया है। उधर वो वीर से ग्रस्त हो रही थी। उसने जो संदेश भेजे हैं
पुंगल से जो संदेश भेजे नवयुगढ़ देश की तरफ आने वाले पथिकों के साथ, वो सब संदेश आपके पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।